नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में अपराधी प्रकृति के कितने लोग रह रहे हैं, ये आज के समय में बड़ा सवाल है। दून में पिछले दिनों हुई गैंगस्टर की हत्या के बाद सीएम धामी के आदेश पर पूरे प्रदेश में ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया गया है। पिछले दिनों राजधानी देहरादून में हुई गैंगस्टर की हत्या ने उस अभियान के दावों की पोल खोल कर रख दी, जिसे लेकर अधिकारी बड़ी बड़ी बातें करते थे। सीएम के आदेश पर प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाया गया, लेकिन अभियान के बावजूद राजधानी में ही एक ऐसा व्यक्ति रह रहा था जिस पर 50 से अधिक मामले दर्ज थे। अब डीजीपी के आदेश पर ऑपरेशन क्रैकडाउन फिर से शुरू कर दिया गया है। तो ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में ऑपरेशन क्रैकडाउन अब जारी भी है और ऐसे में आपराधिक तत्वों के प्रदेश भर में अब जांच पड़ताल की जा रही है। आश्रमों, होटलों और किराए के मकानों की जांच की जा रही है। पहले ही दिन 2186 से अधिक लोगों का सत्यापन हुआ है। जांच कर 19 लाख से ज़्यादा का जुर्माना भी इस दौरान लगाया गया है। बाहरी व्यक्तियों, श्रमिकों, संदिग्धों का सत्यापन किया गया है और बिना सत्यापन के किराएदार रखने पर जुर्माना भी है। दून में गैंगस्टर की हत्या के बाद अब अभियान चलाया गया है। अब इस पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सत्यापन अभियान में क्यों नहीं हो सकी है गैंगस्टर की पहचान? इसके पीछे की क्या बड़ी वजह थी? अब क्योंकि इस तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं राजधानी देहरादून में ही, और राजधानी देहरादून में ही वर्षों से ये गैंगस्टर रह रहा था। महीनों से प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा था, तो फिर इसकी पहचान क्यों नहीं हो सकी? हालांकि उत्तराखंड में और आपराधिक प्रवृत्ति के कितने लोग हैं, अब ये भी चर्चा का विषय है। कुछ लोगों की वजह से देवभूमि की अब छवि जो है वो भी धूमिल होती हुई नजर आने लगी है और पुलिस प्रशासन पर लगातार जो सवाल हैं वो भी उठते हुए नजर आने लगे हैं। आखिर ये क्या वजह रही कि सत्यापन अभियान इतने बड़े पैमाने पर चलाने के बावजूद भी गैंगस्टर की तक की पहचान नहीं हो पा रही है? तो फिर क्या फ़ायदा इन अभियानों का? क्या ये अभियान नॉर्मल व्यक्तियों को डराने के लिए होते हैं? क्योंकि इस तरह के सवाल कई हैं जो अब आम लोगों के मन में गूंज रहे हैं। अब ऑपरेशन क्रैकडाउन से कितना कारगर ये ऑपरेशन साबित भी होगा और इससे क्या कुछ निकल कर के सामने आएगा, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो ऑपरेशन चले उसमें कोई ज़्यादा फायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और विपक्ष भी इसको लेकर बार बार सवाल उठा रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है, या फिर पुलिस प्रशासन रोक लगाने में नाकाम है। ऑपरेशन चलाए जाते हैं और अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया गया, इस तरह के कई ऑपरेशन पहले भी चलाए गए, लेकिन इनका फ़ायदा कितना है वो आम आदमी जानना चाहता है। और हरिद्वार से मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, सबसे पहले तो हरिद्वार में किस तरह से ऑपरेशन क्रैकडाउन चल रहा है और क्या लग रहा है कि आम आदमी इस अभियान से संतुष्ट है? क्या लग रहा है कि आने वाले समय में इन अभियानों से कोई फायदा पहुंच रहा है? जी बिल्कुल विशल, देखिए लगातार हमने ये देखा कि पूरा उत्तराखंड चाहे वो किसी कोई भी जनपद हो, देहरादून और जी। हरिद्वार, और खास तौर से मैंने देखा कि हरिद्वार और देहरादून के अंदर, साथ ही साथ सिंह नगर के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार जो क्राइम की जो घटनाएं थी वो काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ी है। यानी साफ से कहा जा सकता है कि लगातार यहाँ पे जो क्राइम का ग्राफ था वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी घटना पर नियंत्रण रखने के लिए यहाँ पे जो उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, तो कहीं ट्रांसफर भी यहाँ पे किए गए थे, कहीं आईपीएस की जो सीटें थी वो यहाँ पे ला दी गई थी। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि हरिद्वार और देहरादून के साथ साथ उधम सिंह नगर के साथ साथ अन्य कई जिले ऐसे थे जहाँ के जो कप्तान थे वो यहाँ पे बदले गए थे। हालांकि अब हरिद्वार की जो कमान है वो नवनीत सिंह भुल्लर के हाथ में सौंपी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये भी होगी कि जिस जी। तरीके से लगातार सरकार के द्वारा यहाँ पे सत्यापन अभियान चलाया जाता है, क्रैकडाउन हो, या फिर यहाँ पे जिस तरीके से अब से कुछ दिन पहले जब कावड़ का समय था तो उस समय कालनेमी अभियान चलाया गया, तो तमाम जो साधु संत थे जो यहाँ पे सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर साधु के भेष में कुछ जो ठग और लुटेरे थे वो घूमते थे, उनको यहाँ पे पकड़ने का काम किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी लगा यहाँ पे जो सरकार है उन अपराधियों तक नहीं पहुंच पाती है जो यहाँ पे लंबे समय से शरण ले लेते, क्योंकि देहरादून में जिस तरीके की कोई घटना हुई है, यहाँ पे जो गैंगस्टर की हत्या की गई है, और लगातार पुलिस इस बात का दावा करती है कि जगह जगह सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जो पोक्स कॉलोनी है वहां पे सत्यापन अभियान में और ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि
जैसे हरिद्वार की शिवालिक नगर कॉलोनी है, वो जो अन्य महत्वपूर्ण कॉलोनी है जहाँ पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अकेले रहते हैं, तो वहाँ पे पुलिस अपने अभियान चलाने की बात करते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि टोल फ्री नंबर भी जारी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पे बड़े अपराधी होते हैं, जो गैंगस्टर होते हैं, पुलिस उन तक जी। क्यों नहीं पहुंच पाती, एक ही बड़ा सवाल है। हालांकि विपक्ष ने भी इस बात को लेकर लगातार सवाल उठाया कि जिस तरीके से देहरादून के अंदर गैंगस्टर के ऊपर दिन दाने गोलियां दागी गई थी, उसमें उसकी मौत हो गई थी। हालांकि कई मुकदमे उसके ऊपर चल रहे थे, लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरीके से अब डीजीपी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर अब क्रैकडाउन अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि जो यहाँ पे तमाम जो इलाके होंगे, जो कॉलोनियां होंगी, वहां पे सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। तमाम जो गली मोहल्ले बाहर से जो जी। व्यापारी अपने व्यापार करने के लिए आते हैं, उनको भी यहाँ पे चेक किया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी एक बड़ा सवाल यही होता है कि जो यहाँ पे हम्म। बड़े अपराधी, पुलिस को उन तक पहुंचना होगा, उनकी जो सामने लेके आनी होगी। यदि कोई ऐसा बड़ा अपराधी है या किसी कॉलोनी या फिर किसी ऐसे इलाके में वो रहता है कि पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो फिर ये सत्यापन अभियान किसी काम का नहीं रह जाता, क्योंकि लगातार हमने ये देखा कि पुलिस अब से पहले शनिवार और जो जो रविवार का दिन होता था, ये 2 दिन ऐसे होते थे कि जब पुलिस करीब सुबह 6 बजे से लेके और 10 बजे तक जो है ये अभियान चलाया करते थे। यानी कि यहाँ पे जो तमाम मकान मालिक होते थे, उनके किराएदार जो होते थे, उनका सत्यापन यहाँ पे किया करते थे। क्योंकि यहाँ पे देहरादून हो या फिर हरिद्वार के अंदर सिडकुल भी हो, सिडकुल में लाखों की संख्या में जो कर्मचारी हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से अन्य देश के अलग अलग जो कोने वहां से आकर यहाँ पे कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका सत्यापन करना अति अनिवार्य है। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी देखना होगा कि ये जो कर्मचारी, ये तो बिल्कुल मनोज, अपनी जीविका यहाँ से बिल्कुल मनोज, कुमाऊं क्षेत्र का भी रुख कर लेते हैं, वहां पर किस तरह से अभियान चल रहे हैं। हमारे संवाददाता गुलबेज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलबेज, कुमाऊं क्षेत्र में किस तरह से अब इस ऑपरेशन को गति मिल रही है, किस तरह से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और क्या फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? जी, क्योंकि उधम सिंह नगर की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है वो अधिकतर यूपी से मिलता हुआ क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उससे सटा हुआ ये क्षेत्र है उधम सिंह नगर का। हम बात अगर करते हैं तो काशीपुर से लेकर अगर हम सितारगंज छटीमा तक जाए, रुद्रपुर या गदरपुर या बागपुर की सारी सीमा जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से मिलती है। और उत्तर प्रदेश से मिले होने के कारण थोड़ी आसानी के साथ जो चीजें हैं, आपराधिक गतिविधियां हैं, वो उत्तर प्रदेश से यहाँ संचालित करते हैं। और अधिकतर देखा गया है बार बार जितना भी एंटी नार्कोटिक्स की टीम है, आए दिन जो नशे के सौदागर हैं उनको पकड़ने का जो काम करती है, वो तो अधिकतर कहीं ना कहीं उनके जो लिंक है वो उत्तर प्रदेश से जुड़े होते हैं। उसी के क्रम में मैं बात करूँ बागपुर की, तो यहाँ पर जियो विभव सैनी के नेतृत्व में जो पुलिस है वो लगातार जो सत्यापन है उससे कार्य कर रही है। क्योंकि ये जो क्षेत्र है बागपुर, ये उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर लगातार जो है सत्यापन किया जा रहा है। तो लगभग 175 लोगों का सत्यापन किया था और कुल बात करें तो 13 लोगों का इसमें चालानी कार्रवाई भी की गई थी। जी, लेकिन गुलबेज, क्या चालानी कार्रवाई करना काफी रहेगा? क्योंकि लगातार ये तो कहा ही जा रहा है कि आम लोगों को तो सत्यापन कराना ही पड़ रहा है, लेकिन जो ये रसूखदार हैं जिनके बताए जा रहे हैं कि स्टोन क्रेशर भी उधम सिंह नगर में थे, गैंगस्टर भी थे, 50 से अधिक मुकदमे भी दर्ज थे, और अब जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो तब जाकर के बात सामने आती है कि भाई इनका अभी तक हो ही नहीं पाया था सत्यापन। तो जब ये इस तरह के मामले आते हैं तो आम लोगों को नहीं लगता कि केवल पुलिस हमारा ही सत्यापन कराने के लिए बैठी है क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस का जो कार्य है वो आम जनमानस से लेकर के हर रसूखदार तक पहुंच करना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं अभी आपने देखा भी होगा कि उत्तराखंड में जो हमारे उधम सिंह नगर के एसएसपी हो या हरिद्वार के एसएसपी हो, उनका ट्रांसफर करके कहीं ना कहीं इस बात का जो संदेश दिया गया है कि कानून व्यवस्था को लेकर कुछ दिक्कतें वो सामने आई हैं। मनोज, क्योंकि लगातार ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि गढ़वाल क्षेत्र में ऑपरेशन लगातार अलग अलग चलाए जाते हैं, और अब क्योंकि चारधाम यात्रा भी जल्दी शुरू होगी, अब इससे यह भी देखा जा रहा है कि महाकुंभ भी नजदीक है, तो ऐसे में क्या कहा जाए कि किस तरह से ऑपरेशन ये चलाए जा रहे हैं और इनसे क्या फायदा होता हुआ लग रहा है कि आने वाले समय में इनसे फायदा होगा? देखिए विशाल, लगातार हम देखते हैं कि जब सत्यापन अभियान चलाए जाते हैं तो लगातार कहीं न कहीं जो अभियान होते हैं वो उन क्षेत्रों में सबसे अधिक देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे किराएदार होते हैं। अधिकतर किराएदार भी ज्यादा वहीं पे होते हैं जहाँ पे सिडकुल होता है, क्योंकि सिडकुल में जो कंपनियों में लोग काम करते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, वो किराए पे रहकर अपनी जीविका चलाते हैं, फैक्ट्री में काम करके अपने जो पालन पोषण होता है वो यहाँ पे करते हैं। लेकिन ऐसे में हरिद्वार को धर्म की राजधानी भी कहा जाता है। लाखों की संख्या में लगातार जो श्रद्धालु होते हैं वो तो हरिद्वार पहुंचती है, लेकिन ऐसे में जो व्यापारी
व्यापारी होते हैं जो अलग अलग जनपदों में आके यहाँ पे व्यापार करते हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचते लगातार यहाँ पे, चाहे वो फेरी वाले हो, चाहे कपड़ा बेचने वाले हो, या फिर लगातार कुछ दिनों के लिए जो मेलों में आते हैं वो व्यापारी हो, लेकिन उनका भी यहाँ पे सत्यापन होना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी हरिद्वार की पौड़ी से एक गूंज उठी थी कि कोई भी गैर हिंदू यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाएगा, जी। और चारधाम यात्राओं से भी जब चारधाम यात्रा चली तो चारों धामों से भी ऐसी तमाम जो बातें थी वो निकल के सामने आई थी कि कोई भी जो गैर हिंदू होगा वो यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाएगा, चाहे वो व्यापारी हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति। लेकिन इस तरीके की जो यहाँ पे आवाज उठाते हैं उन लोगों को ये भी ध्यान देना होगा कि जो धार्मिक स्थल है वहां पे जो हिंदू है वो किसी कोई गैंगस्टर तो नहीं है, इसकी जिम्मेदारी भी उन लोगों की होती है। यदि कुछ ऐसी सूचना उनको मिलती है तो उसको पुलिस को भी बताना होगा, पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये ध्यान देना होगा कि केवल उन्हीं लोगों को सत्यापन नहीं कर रहे जो अन्य राज्यों से यहाँ पे शेड्यूल में काम करने के लिए आए, रोजगार करने के लिए आए, बल्कि उन लोगों तक अब पुलिस को पहुंचना होगा जो यहाँ पे अपराधिक बड़े अपराध करके उत्तराखंड में शरण लेके बैठे। क्योंकि यहाँ पे अभी जिस तरीके से हमारे जो साथी थे उधम सिंह नगर की, वो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं से उत्तराखंड चारों तरफ से घिरा हुआ है, चाहे हम लगातार जो नासन बॉर्डर है वहां की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साइड में सहारनपुर है, दूसरी साइड में मेरठ मुजफ्फरनगर है, जो कहीं न कहीं उत्तराखंड की सीमाओं से जुड़े हुए। तो यानी कि साफ तौर से जिस तरीके से हमने देखे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा लगातार ही वहां पे लंगड़ा ऑपरेशन अभियान भी चलाया गया था, इसलिए तमाम जो अपराधी थे उनके एनकाउंटर किए जाते थे, उसको लंगड़ा ऑपरेशन अभियान दिया गया था। हालांकि अब कहीं न कहीं इस तरीके के अभियान की जरूरत उत्तराखंड में भी लगातार जिस तरीके से यहाँ पे चाहे मुख्यमंत्री हो या डीजीपी हो, उनका आदेश अभी जारी किया गया था कि यहाँ पे क्रैकडाउन अभियान चलाया जाएगा, जिससे तमाम ऐसे अपराधी होंगे जिन तक पुलिस पहुंचने का काम करेगी। लेकिन कहीं न कहीं ये अभियान केवल रेवेन्यू जमा करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों के चालान तो किए जाते हैं, चालान से बचने के लिए तमाम जो मकान मालिक होते हैं वो अपना सत्यापन कराते हैं, अपनी किराएदार को थाने में लेके जाते हैं। लेकिन स्वयं पुलिस को उन लोगों को खोजना होगा आसपास की जो प्रदेश, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो हरियाणा, उनसे भी एक जो आपराधिक इतिहास होता है, जो यहाँ पे जो ऐसे लोग होते हैं जिनको जिला बदल कर दिया जाता है या फिर जिनको स्टेट से बाहर कर दिया जाता है, उनकी भी एक लिस्ट यहाँ पे उत्तराखंड में उनको एक बार पुनः जांचनी होगी। ये देखना होगा कि कहीं जो यूपी से जिला बदल किया गया है वो कहीं हरिद्वार में शरण लेके तो नहीं बैठा, उसने किस तरीके का अपराध किया गया, उन तमाम चीजों पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। क्योंकि हमने देखा कि लगातार चाहे हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो या फिर देहरादून हो, लगातार वहां पे कई जो घटनाएं हैं वो ऐसी घटनाएं हुई कि जो दिनदाड़े हुई है, चाहे वो गोली चलाने वाली घटना हो या फिर जिस तरीके से मछली बाजार देहरादून के अंदर युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई, तो वहीं पे जिस तरीके से उसके बाद में जो गैंगस्टर था जिम से निकलते हुए उसकी हत्या कर दी गई थी। तमाम उन सब चीजों पे पुलिस को ध्यान देना होगा कि जो यहाँ पे सत्यापन अभियान है ये केवल कागजों में या फिर केवल रेवेन्यू के लिए ही सीमित ना रह जाए, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू के साथ साथ जो अपराधिक है उनको यहाँ पे पकड़ना। इस तरीके से हमने देखा था कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा कानूनी अभियान चलाया गया था कावड़ के टाइम में, क्योंकि उस समय भी ये बात निकल के सामने आई थी कि कुछ साधु संत ऐसे होते हैं जो सनातन को बदनाम करते हैं। यहाँ पे साधु संत का चोला पहनकर चौबी चकाई या फिर जिस तरीके की जो लूटपाट की जो घटनाएं होती है उनको अंजाम देते हैं। यहाँ पे उस समय भी जो है कहीं से जो साधु संत थे जो काल नेमी थे उनको यहाँ पे पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, उनके जो सत्यापन थे वो भी किए गए थे। ये भी देखा गया था कि कोई यहाँ पे बांग्लादेशी तो नहीं है, तमाम चीजों की जांच की गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं पुलिस को उन लोगों को भी जांचना होगा जो पोक्स कॉलोनी है, जो बड़े बड़े मकानों को पूरा रेंट पे लेकर रहते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, उनका भी सत्यापन अभियान करना होगा। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से अभी आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने भी कहा है कि यहाँ पे तमाम जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो पैसा चलाने वाले जो लोग हैं, उनका भी यहाँ पे सत्यापन किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यही होगी विशाल की जिस तरीके से पुलिस लगातार दावा करती है कि यहाँ पे सत्यापन अभियान चला जाएगा, या फिर चाहे कानूनी अभियान की बात करें या फिर इससे अलग तमाम समय समय पर जो अभियान उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, पुलिस के द्वारा चलाए जाते हैं, उनका लाभ किस तरीके से मिलेगा? उनका लाभ तभी आम जनता को मिल पाएगा जब ये जो क्राइम में जो दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर देने वाली जो घटनाएं होती है ये कम हो पाएगी। उसका लाभ तभी उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। जी गुलबेज, मेरा आपसे ये भी सवाल है, क्या सत्यापन अभियान में अभी तक किसी की ऐसी कोई संदिग्ध व्यक्ति है जिसकी कोई पहचान हो पाई हो, या फिर क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो गैंगस्टर हैं उनकी तो पहचान आज तक कभी हो ही नहीं पाई सत्यापन के अनुसार? जी मैं आपको बता दूं कि इस तरह की भी यहाँ पर पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन हो गए हैं लगातार जो सत्यापन अभियान है वो बागपुर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, मैं आपको बताऊं। लेकिन अभी इस तरह का कोई भी संगठित पकड़ में नहीं आया है, और ये रूटीन वार चेकिंग है जो कि लगातार घर घर जाके पुलिस ने कल भी एक सत्यापन अभियान चलाया था, जिसमें घर घर जाकर जो है वो सत्यापन करने के कार्य किया था। और साथ ही साथ पुलिस ने चेतावनी भी दी थी कि अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति संगठित पाया जाता है जिसका सत्यापन नहीं होगा तो उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पकड़ में नहीं आया है जो कि संगठित हो या किसी तरह से कोई गैंगस्टर हो। लेकिन हाँ, ये बात कहने में कतई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से
ये यूपी की सीमा है और ये बड़ा सेफ जोन माना जाता है। उत्तर प्रदेश के जो अपराधी हैं उनके लिए ये सेफ जोन बनता जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि वो हरिद्वार से लेके उधम सिंह नगर तक कहीं भी बड़ी आसानी के साथ छुप जाते हैं और यहाँ अपने जो काम है, बड़े बड़े काम यहाँ पर उन्होंने अपने बिछा रखे हैं। क्योंकि अभी जीता जाता उदाहरण था जिस तरह से गैंगस्टर की हत्या हुई है देहरादून में, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि उनका भी जो क्रेशर है वो यही बाजपुर में ही स्थापित है। लेकिन ये जो क्रेशर थे, तो अगर ये मिला तो ये भी तो किसी की मिली भगत हो सकती है। ऐसे ही तो नहीं कि झारखंड का कोई व्यक्ति आया और उत्तराखंड में आकर के उसने स्टोन क्रेशर भी खरीद लिया और रसूखदार बनकर के यहाँ पे रह भी रहा था। ये बड़े सवाल हैं। मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़े सवाल हैं क्योंकि जिस तरह से वहां से आने के बाद यहाँ एक प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना और साथ ही साथ एक गैंगस्टर का यहाँ आकर स्टोन क्रेशर स्थापित करना, ये एक बहुत अपने आप में बड़े सवाल हैं। और कहीं ना कहीं वो जो राजनीतिक षड्यंत्र था वो प्राप्त था और राजनीतिक षड्यंत्र के कारण ही वो इतने बड़े कार्य को यहाँ अंजाम दे रहे थे। जी बिल्कुल गुलबेज, मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, उत्तराखंड में आपराधिक प्रवृत्ति के कितने लोग हैं? क्या ये नहीं लगता कि इस तरह का भी डाटा कलेक्ट करना चाहिए, इस तरह का डाटा भी सार्वजनिक होना चाहिए, या फिर इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कितने हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी जो गुलबेज है वो भी कहीं ना कहीं जिक्र कर रहे थे इस बात को लेके कि यहाँ पे जो स्टोन क्रेशर लगाया गया था या फिर जो वेपन था उसका लाइसेंस उस व्यक्ति के नाम से था जिसकी हत्या कर दी गई थी। उनके पास में अपना लाइसेंसी पिस्टन भी था और जिसको लेके यहाँ पे लगातार कहीं ना कहीं बात ये भी उठ रही कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड सरकार किसी को स्थायी प्रमाण पत्र देने के लिए 15 सालों का रिकॉर्ड मांगती, यानी कि यदि आप पिछले करीब 15 सालों से अगर उत्तराखंड में अपनी जमीन लेकर रहते हैं तो तभी आपको स्थायी प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन इस तरीके से जो कुछ व्यक्ति ऐसे भी तो उनको किस दम पे जो है ये हथियारों के लाइसेंस मिल जाते हैं या फिर यहाँ पे स्टोन क्रेशर चलाने के लाइसेंस मिल जाते हैं, क्योंकि एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है जब आप किसी वेपन का हथियार लाइसेंस लेने के लिए जाएंगे या फिर किसी स्टोन क्रेशर लेने के लिए जाएंगे तो दोनों में जो ये होती है काफी लंबी होती है। तमाम थानाओं से गुजरना होता है, तमाम विभागों से गुजरना होता है, उसके बाद ही आपको किसी भी चाहे वो आपका व्यापार हो या फिर आपका जो वेपन होता है उसका लाइसेंस हो वो आपको मिल पाता है। लेकिन ऐसे में जब आपकी तमाम जांचें की जाएगी, थाना आपकी जांच करेगा, कई विभाग आपकी जांच करेगा, उसके बावजूद भी आप ये पता लगाने में सक्षम नहीं है कि यहाँ पे जो व्यक्ति है जिसको हम लाइसेंस दे रहे हैं क्या ये कोई आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है या फिर कहीं से कोई गैंगस्टर। तो इसमें कहीं ना कहीं अब जो ऐसे बड़े गैंगस्टर है वहाँ यूपी से भी लिस्ट मंगाकर अब तमाम जो थाने वहां पे उसको सार्वजनिक रूप से लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो उस लिस्ट में शामिल है तो उस पर कितने मुकदमे हो, यहाँ पे उत्तराखंड में वो किन किन योजनाओं का लाभ ले रहा है या फिर कौन सी ऐसे चाहे वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो या फिर जो तमाम जो लाइसेंस होते हैं उनके जो यहाँ पे लाइसेंस दिए जाते हैं उनको लेकर बात हो। तो लगातार यहाँ पे तमाम चीजों को जांचना होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो बड़े अपने आप को जो लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बड़ा व्यापारी दिखाने की कोशिश करते तो कहीं ना कहीं किसी घटना से जुड़े रहते। तो जो खास तौर से हमने देखे कि चाहे वो झारखंड हो या यूपी हो, लगातार वहां से कुछ अपराधी होते हैं जो उत्तराखंड में आके शरण ले लेते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक राज्य उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश के जो सीधा सीधा आके यहाँ पे शरण ली जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो ये सत्यापन अभियान है केवल ये नाम के लिए नहीं या फिर रेवेन्यू के लिए नहीं, वाकई ये धरातल पे उत्तराखंड काम करना पड़ेगा, तभी इसका जो लाभ है उत्तराखंड को मिलेगा। जो क्राइम ग्राफ पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बढ़ा है वो तभी यहाँ पे कम हो पाएगा। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका। गुलबेज, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।